हाँ भाई बच्चों, कहां तक पढ़ लिया था अपन लोगों ने? कंसंट्रेशन के टर्म में कितने पॉइंट पढ़ लिए थे? तीन हो गए थे। मोलरिटी हो गई, नॉर्मलिटी हो गई और मोललिटी हो गई तीनों। तीनों के बारे में मैंने कुछ कही थी पिछली क्लास में कि भैया पढ़ के आना, बिना पढ़े क्लास में मत आना। तो बताओ चलो, मोलरिटी का मैंने क्या लिखाया था फॉर्मूला? दिमाग में बोलो पहले। एम बाय एम इंटू 1000 अपॉन वी। मोलरिटी का क्या बताया था? एम बाय एम इंटू 1000 अपॉन डब्लू। नॉर्मलिटी का क्या बताया था? एम बाय ई इंटू 1000 अपॉन वी। इन तीनों के अंदर जो भी टर्म लिखे हुए हैं, एम, ई, डब्लू, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कौन कौन से हैं, चलो एक बार हल्का सा मैं ही बता देता हूं। चलो बताओ, मोलरिटी का क्या बताया था? एम बाय एम इंटू 1000 अपॉन वी। नॉर्मलिटी का बताओ, एम बाय ई इंटू 1000 अपॉन वी। मोललिटी का बताओ, एम बाय एम इंटू 1000 अपॉन डब्लू। एम क्या था? मोलर मास। ई क्या है? इक्विवेलेंट मास। डब्लू क्या है? डब्लू मास ऑफ सॉल्वेंट। वी क्या है? एमएल के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं जरा इसके ऊपर, फिर चेक करते हैं कि आप उस सवाल को कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ये क्वेश्चन दिखने में भले ही आपको हल्का सा लगे मेरे बच्चों, लेकिन इसकी औकात बहुत तगड़ी है। ये क्वेश्चन जेई के अंदर पूछा जा चुका है, उसके बाद 2 बार नीट के अंदर आ चुका है, 3 बार ये क्वेश्चन आया बिना किसी डाटा के या बिना किसी लैंग्वेज के चेंज हुए। 3 बार आया है ये, ठीक है। एक बार तो अभी नीट में करंट ही पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है आपका, जरा क्वेश्चन लिख देता हूं। 20 ग्राम MgSO4 present in 100 ग्राम of solution, then find molality of सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। 20 ग्राम MgSO4 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन की मोललिटी बतानी है। तो मोललिटी आती तो दिमाग में घूम जाना चाहिए आपके। मोललिटी का तो एक ही फॉर्मूला है, एम बाय एम इंटू 1000 अपॉन डब्लू। डब्लू सॉल्वेंट का है। तो बताओ, क्या आपको क्वेश्चन के अंदर ये सारी वैल्यू दे रखी है क्या? ये सारा किसका लिखते हैं अपन? एम और एम सॉल्यूट का। ये डब्ल्यू किसका है? सॉल्वेंट का। तो क्या आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट कुछ दे रखा है क्या? साहब MgSO4 यानी कि सॉल्यूट का मास दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 20 ग्राम। क्या आपको सॉल्यूशन का मास दे रखा है क्या? यस सर, दे रखा है ना। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको 100 ग्राम का दे रखा है। क्या आपको सॉल्वेंट का पता लग जाएगा क्या? हाँ जी, पता लग जाएगा ना। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास घटा दो तो सॉल्वेंट का मास 80 ग्राम आ गया। अरे आया कि नहीं आया? क्या आपको MgSO4 के मास का पता है? पेपर वाले ने दे रखा था, मैं दू चाहे ना दू। बताओ, Mg का कितना होता है? 24। सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 64। सारा ऐड करो, कितना हो गया ये? 120। आ रही है मेरी बात समझ में? अब वैल्यू पुट कर दो, बताओ सॉल्यूट का मास कितना है साहब? सॉल्यूट है 20। सॉल्यूट का मोलर मास कितना है साहब? 120 इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है साहब? 80। काटा पीटी करो, तुम्हारा 0 0 0 0 कट गया। ऊपर आया आपके पास 200 और नीचे आया 12 इंटू 96। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो और काट लो। 9 9 दूनी 18, 96 दूना 192, 9 इंटू 72 यानी कि 2.08 मोलल या स्मॉल एम। ये आपके मोललिटी की वैल्यू आ गई। अरे यस सर, नो सर, क्वेश्चन इजी है, लेकिन बस यहां सिली मिस्टेक कर देता है बच्चा। सॉल्वेंट का लिखने की बजाय किसी और का लिख देता है। इज दैट क्लियर? कॉपी करो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा फास्ट। हो गया? चलिए जी,
कंसंट्रेशन के अपन ने 3 टर्म पढ़ लिए। अब आता है अपन चौथे टर्म की तरफ। चौथा टर्म क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन। क्या है मेरे बच्चों? मोल फ्रैक्शन। नाम सुना है? देखिए, फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है वो अपन बाद में देखेंगे। देखो, फ्रैक्शन जब भी आपसे पूछा जाता है सवाल के अंदर, क्या पूछा जाता है? फ्रैक्शन। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक चीज ध्यान रखना, खुद की वैल्यू अपॉन सबकी वैल्यू कर देना। क्या कर देना? खुद की वैल्यू अपॉन सबकी वैल्यू। सब ये क्या चीज होती है, आओ अभी पता लगाते हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे फ्रैक्शन पूछा, चाहे मोल का फ्रैक्शन हो, चाहे मास का फ्रैक्शन हो, चाहे प्रेशर का फ्रैक्शन हो, चाहे वॉल्यूम का फ्रैक्शन हो, आपको बस एक एमटीआर याद रखना है। क्या याद रखना है मेरे बच्चों? एमटीआर। एमटीआर में क्या याद रखना है? एमटीआर मतलब जानते हो, मेमोरी टिप रिजल्ट, याद में रखने वाली बात है। फ्रैक्शन का एक ही मीनिंग ध्यान रखना है, खुद की अपॉन सबकी। साहब ये क्या होता है? खुद की वैल्यू हमेशा छोटी होती है, सबकी वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। जब भी छोटे से बड़े को डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज आंसर लेस देन 1 होता है। ऑलवेज लेस देन 1। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो मैंने एमटीआर लिखाया है, ये मैंने लिखा है फ्रैक्शन का। किसका लिखा है मेरे बच्चों? फ्रैक्शन का। अब इसको हल्का सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, फ्रैक्शन का मतलब मैंने अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले, खुद की अपॉन सबकी। यही है ना, मेरा खुद का मास और पूरे गांव का मास। तो मेरा तो कम ही होगा ना, मेरा 70 किलो, बाकी का करोड़ों, पूरी दुनिया का। मेरे पास 100 रुपए, बाकी के पास करोड़ों। मेरा वॉल्यूम 10 है, बाकी का करोड़ों। मेरे पास 5 मोल है, बाकी के पास करोड़ों। मैं 2 रोटी खाता हूं तो बाकी मिलके करोड़ों खाते हैं। तो खुद की वैल्यू अपॉन छोटी खुद, और सबकी वैल्यू बड़ी, तो छोटी अपॉन बड़ी, तो आंसर हमेशा 1 से आगे होगा। शायद समझ में? अरे यस सर, नो सर। अब एक छोटा सा जरा अपन जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। परसेंटेज क्या है, कैसे निकालते हैं? जैसे मान लेते हैं आपके 500 में से 300 नंबर आए, तो कैसे निकालते हो? 300 आए खुद के, 500 सबके, इंटू 100 खुद के अपॉन सबके इंटू 100। देखिए, परसेंटेज में हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 100 को हटा दूं तो फिर वो परसेंटेज नहीं होता, वो फ्रैक्शन बन जाता है। परसेंटेज और फ्रैक्शन में एक ही चीज का फर्क होता है, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, और खुद की अपॉन सबकी वैल्यू दोनों के अंदर आती है। इसलिए फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है। अब जैसे मान लेते हैं मेरे से किसी ने कहा कि भैया फ्रैक्शन निकाल के बताओ, कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन ही निकाल के बता दो। अब जैसे मान लेते हैं मैं एक सॉल्यूशन की बात करता हूं। सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं मेरे बच्चों? सॉल्यूशन। मान लेते हैं अगर मैं मोल ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? मोल। सॉल्यूट के मोल n मान लो, सॉल्वेंट के n मान लो, सॉल्यूशन दोनों का सम हो गया। अरे यस सर, नो सर। लेकिन अगर मैं मोल की जगह मोल फ्रैक्शन लिखूं, यानी कि x, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है? खुद के मोल अपॉन सबके मोल। सबके यही तो हो गए, खुद के मोल अपॉन सबके मोल, सबके तो यही हो गए। अगर मैं मोल फ्रैक्शन का सम कर देता हूं, यानी कि मान लेते हैं मैंने कहा x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट, इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड करोगे तो ऊपर n प्लस n, नीचे n प्लस n, कट गया, बराबर कितना आ गया? 1। यानी कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। अगर मान लेते हैं पेपर वाले ने आपसे यूं कह दी कि सेठ जी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, तो अपने आप ही आपको सॉल्वेंट का भी तो बता दिया उसने। 1 में से 0.2 घटा दो तो 0.8 आपके सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया। शायद समझ में आ गया होगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब ही एक होता है, खुद के मोल अपॉन सबके मोल। अगर मेरे से कोई डेफिनेशन पूछे मोल फ्रैक्शन की, तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के मोलों की संख्या और टोटल मोल संख्या का रेशो होती है। इज दैट क्लियर? पहले हेडिंग डालो, अब डेफिनेशन लिखते हैं। हेडिंग डालिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन।
लिखिए, इट इज द नंबर ऑफ मोल, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल of any component, it is the ratio of number of mole of any component to the total number of mole, to the total number of mole, ब्रैकेट में लिखिए मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल को मोल ऑफ सॉल्यूशन भी तो कह सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, हट जाता हूं सामने से। हो गया हमारे बच्चों, आगे चले। हाँ बेटा, हाँ ये 11th में है तो सही तुम्हारे सारे के सारे। नेहा 11th में है, 11th एक बार जब आप पढ़ोगे तो आपको कंसंट्रेशन के टर्म सारे मिल जाएंगे, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी। हाँ एनसीईआरटी में ये सारे नहीं दे रखे, एनसीईआरटी ने सारे इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये आपके सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी आ जाते हैं कि नहीं आ जाते, इसलिए वो सारे तो क्यों देगा, क्योंकि कुछ टॉपिक आपको यहाँ पढ़ने हैं तो कुछ आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ने हैं, लेकिन पढ़ने तो सारे एक साथ ही है। अभी पढ़ोगे तो आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आ गई, कॉपी कर लिया। चलो अब अगला पॉइंट, मोलरिटी हो गया, नॉर्मलिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। अब आता है आपका अगला हेडिंग फॉर्मेलिटी। क्या आता है मेरे बच्चों, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी कैपिटल एफ, ठीक है। अब देखो मोलरिटी और फॉर्मेलिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, तो जब साफ डिफरेंस नहीं होता तो फिर इनको अलग अलग काय लिए पढ़ते हैं अपन, कुछ तो फर्क होता होगा। आप तो सीधा सा पहले मोलरिटी का फॉर्मूला लिखो, मोलरिटी सब आपने लिखाया था ना, m/m इंटू 1000 बाय v सॉल्यूशन का, ऐसा कैसे फॉर्मेलिटी का होता है, तो फिर सब अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, आओ बताते हैं। पहले बताओ यहाँ कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, मोलर मास मतलब एक मोल का मास, एक मोल का, एक बच्चे को पकड़ा, एक मोल बच्चे को, उसको तोल लिया, एक मोल का मास मोलर मास है। अरे ऐसा और ना। अब बात करते हैं फॉर्मेलिटी क्या होती है। मैंने पकड़ा बच्चे को तो वो अकेला नहीं मिला मुझे, वो दुकेला मिला, चिपका हुआ, उसने डाइमर बना रखा था। तो जब मैं तोलूंगा तो वो अकेले का मास आएगा कि दो का मास आएगा, दो का मास आएगा। तो फिर मोलर मास तो नहीं लिख सकते ना, तो वहां पर वर्ड लिखा जाता है फॉर्मूलर मास। क्या लिखा जाता है, फॉर्मूलर मास। अरे यार सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही है। फॉर्मूलर मास और मोलर मास में क्या फर्क होता है, मोलर मास इज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, और फॉर्मूलर मास पूरे फॉर्मूला यूनिट के अंदर है। सब ये क्या आ गया फॉर्मूला, मैंने एक यूनिट को पकड़ा तो मुझे उसमें 2 चिपके मिले तो 2 का मास आएगा। अगर मान लो सब 3 चिपके होते तो उसको बोलते हैं ट्राइमर, ट्राई मतलब 3 एक साथ मर रहे हैं, मतलब चिपके हुए हैं, इसे बोलते हैं एसोसिएशन, और टूटने को बोलते हैं डिसोसिएशन। फॉर्मेलिटी केवल उन्हीं की निकाली जाती है जिनका एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, और साथ फिर मोलरिटी वो सबकी निकाली जाती है। मोलरिटी वाले को कोई मतलब नहीं है कि एसोसिएशन हो रहा है कि डिसोसिएशन हो रहा है, तो हम तो जानते नहीं है किसका एसोसिएशन किसका डिसोसिएशन होता है। ये आपके 12th के सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आता है, और इसके बिना अपन उस चैप्टर को कंसिडर भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं एक बहुत बढ़िया सा एक तरीका बता देता हूं, आपको अपने आप पता लग जाएगा। एसोसिएशन डिसोसिएशन गए बाढ़ में, आप सिर्फ एक की चीज याद रखना, किन किन का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, ये ध्यान रखना बस, नाइदर एसोसिएशन नॉर
डिसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना और डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। ये ध्यान रखना, किन किन का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है। यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला ध्यान रखना, NH2CONS2। नीट वाला ऐसे नहीं अटकाता है, जेई वाला ऐसे नहीं अटकाता है, फॉर्मूला फॉर्मूला मोलर वो देते खुद ही देता है वो तो बच्चा अपने आप ही अटक जाता है। दूसरा है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तब तो उम्र हो गई पढ़ते हुए। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होती है, जैसे ग्लूकोज हो गया या मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगला सारी शुगर, चाहे वो आपकी ग्लूकोज हो, चाहे आपकी फ्रक्टोज हो, या फिर आपके एक वर्ड और देता है पेपर वाला आपको, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो टूटता नहीं है। नॉन का मतलब नहीं, इलेक्ट्रोलाइट मतलब टूटना, जो टूटता नहीं है। जैसे NaCl टूटता है कि नहीं टूटता, बताओ कैसे टूटता है। Na+Cl- वो टूटता है। यूरिया ये नहीं टूटता, ये ऐसे के ऐसे ही रहता है। एल्केन ये भी नहीं टूटता है, करंट लगाने पर ये आसानी से आयोनाइज नहीं होता है। तो जिनका भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है, उनकी मोलरिटी क्या नाम इनकी, उनकी फॉर्मेलिटी निकालते हैं। सही बोला मैंने? अभी जस्ट क्या बोला था, फॉर्मेलिटी केवल उन्हीं की निकाली जाती है जिनका एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है। और मोलरिटी किनकी निकाली जाती है, सबकी। अब बताओ यूरिया की क्या निकाल सकते हो आप, अब इसका एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ भी नहीं होता, मतलब इसकी फॉर्मेलिटी तो नहीं निकाल सकते, इसकी मोलरिटी निकालते हैं। इन सब की सिर्फ मोलरिटी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मेलिटी वाला ऐसा पॉइंट है, आपको जनरली किताबों में भी बहुत कम मिलता है, नोट्स में इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन ना के बराबर मिलते हैं। लेकिन जिस दिन इसका क्वेश्चन तमीज से आएगा, उस दिन कईयों के लंका लगा देगा, क्योंकि सबसे पहले BHU के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था, AFMC में पूछा हुआ क्वेश्चन था, जो पहले अलग हुआ करती थी। अब तो खैर कंबाइन हो गए, नीट के अंदर आ गई ये चीजें सारी, NTA के एक ही प्लेटफॉर्म पे हो गए सारे एग्जाम कंडक्ट। लेकिन कभी तो पूछेगा, अरे आपके NCERT के अंदर है, तो वापस सुन लेते हैं। फॉर्मेलिटी केवल किन की निकलती है, जिनका एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है। मोलरिटी किसकी निकलती है, जो सबके मतलब कोई सा कंपाउंड, वो पूछता ही नहीं है तेरा एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन होगा। ठीक है, अब मोलरिटी का फॉर्मूला बताओ आप क्या लिखते हो, जो आपने शुरू में पढ़ा था साहब। मोलरिटी तो मैंने पढ़ी थी N/V, N नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, यहां नंबर ऑफ मोल नहीं आएंगे, यहां आएगा FU। FU का मतलब क्या होता है, NFU लिख दो। NFU का मतलब नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, और वहां लिखते थे नंबर ऑफ मोल। अब साहब निकालते कैसे हैं, वहां तो लिखते थे मास अपॉन मोलर मास, यहां पर लिखोगे मास अपॉन फॉर्मूलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट को आप फॉर्मूल भी कह सकते हो और फॉर्मूल, बात एक ही है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू को पुट करो यहां पर, ये मोलरिटी से आपका क्या बन गया, फॉर्मेलिटी। अब वैल्यू पुट करो यहां पर, तो F बराबर बताओ NFU की जगह क्या लिख सकते हो, मास अपॉन फॉर्मूला मास इनटू V। अगर आपके पास लीटर में ना दे के पेपर वाले ने ml में दे दिया, तो ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, जो ऊपर चला जाता है। ये आपका हो गया फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, M/FM इंटू 1000/V। मोलरिटी में क्या लिखते थे बताओ, मोलरिटी M/M या M/FM लिखते हैं। FM मैंने अभी बता ही दिया, अगर अकेले का मास है तो मोलर मास है, अगर चिपक के आ रहा है 2 या 3 का, यानी डाइमर है या ट्राइमर है, तो वो आपका कौन सा मास है, फॉर्मूलर मास है। तो साहब हमें कैसे पता लगेगा, वो पेपर वाला बता देता है। जैसे एसिटिक एसिड अपना एक डाइमर बनाता है, या ये कंपाउंड अपना ट्राइमर बनाता है, वो अपने आप बता, जैसे ही डाइमर कहे तो आप 2 गुना कर देना, ट्राइमर कहे 3 गुना कर देना। अभी एक सवाल देते हैं, उससे अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले डेफिनेशन लिखिए, मोलरिटी में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो यहां क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फॉर्मूल या नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। तो पहले डेफिनेशन लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए,
फॉर्मेलिटी, फॉर्मालिटी लिखिए, नंबर ऑफ फॉर्मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, number of formole of solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution is called formality, is called formality. It is calculated only for the compound, it is calculated only for the compound which are associated or dissociated, which are associated or dissociated. अब एक बार इसे कॉपी कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया मेरे बच्चों? चलो जी, अब एक छोटा सा जैसे मान लेते हैं, मैं इसके ऊपर एक आपको न्यूमेरिकल देना चाहूं तो कैसे करोगे। जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे कहा 60 ग्राम मान लो, आप क्वेश्चन ले लो, चलो एक छोटा सा 60 ग्राम एसिटिक एसिड CH3COOH प्रेजेंट इन 500 ml of solution, 60 gram acetic acid present in 500 ml of solution. If acetic acid form dimer, then find molarity and formality of solution. आपको इसने दो चीजें पूछ ली क्वेश्चन वाले ने, मोलरिटी बताओ, फॉर्मेलिटी बताओ। तो पहले अपन बात कर लेते हैं मोलरिटी। क्या आपको मोलरिटी का फॉर्मूला आता है क्या? मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन VmL। क्या सॉल्यूट का मास है क्या? यस सर 60 है। मोलर मास मतलब क्या? एक मोल का मास है क्या? एसिटिक एसिड का आप मोलर मास निकालो, कहां निकालू? यही निकाल देता हूं। चलो एसिटिक एसिड जानते हो कार्बन का कितना होता है? 12, 12 दूना हो गया 24, 2 ऑक्सीजन का हो गया 32, 4 हाइड्रोजन का हो गया 4, 8 तो 10, ये 60 आ गया। एक मोल का मास आ गया, मोलर मास 60। तो हो गया m/m इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में कितना दे रखा है आपको? 500 ml। काटो तुम्हारा, ये कट गया तो क्या आपके पास 2 कैपिटल M यानी 2 मोलर आंसर आ गया कि नहीं आया? लेकिन अगला ही क्वेश्चन में, अगले ही पॉइंट में उसने कह दी ना मुन्ना, मन्ना तो फॉर्मेलिटी बता। तो कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मुझे आता ही है, मास अपॉन मोलर की जगह फॉर्मूलर मास इनटू 1000 अपॉन VmL आएगा। तो बताओ गिवन मास कितना है सॉल्यूट का? 60। फॉर्मूलर मतलब जब मैंने पकड़ के निकला तो अकेला निकला कि दुकेला? वो कह रहा है सेठ जी डाइमर बना है तो 2 का लिखना पड़ेगा। कितने का लिखना पड़ेगा? 2 का। तो 2 का कितना हो गया? 120 इंटू 1000 अपॉन 500 हो गया। अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही है? कितनी बार कट गया? ये 2 बार कट गया, 1000 से 1000 कट गया। तो फॉर्मेलिटी आ गई 1 F 1 फॉर्मल। कोई दिक्कत है? तो क्या अगर मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछूं मोलरिटी और फॉर्मेलिटी हमेशा बराबर हो सकती है क्या? नहीं सर, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। डिपेंड करेगा किसके ऊपर? फॉर्मूलर मास के ऊपर। अगर मान लेते हैं किसी का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा तो उसकी तो फॉर्मेलिटी निकाल ही नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं NaCl की बात करूं, NaCl डिसोसिएट होता है, टूटता है। NaCl टूटता कैसे है? Na प्लस और Cl माइनस। अगर इनका मास निकालें, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 जोड़ोगे तो 58.5 हो गया। ये मोलर मास है।
मोलर मास पूरा NaCl का और फॉर्मूलर मास Na का अलग Cl का अलग, आता तो वही है। चार्ज से मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। NaCl का जो मोलर मास होता है वही इसका फॉर्मूलर मास हो जाता है 58.5। कोई खास फर्क नहीं आता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना इस चीज का जो मैंने अभी बताई थी, मोलर मास में एक मोल का मास लेते हैं, फॉर्मूलर मास में उस फॉर्मूला यूनिट के अंदर कितने मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं सबका लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हो गया बच्चों? चलो जी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं अपन। अगला पॉइंट पीपीएम और पीपीबी। क्या है मेरे बच्चों? पीपीएम एंड पीपीबी। पीपी एंड पीपीबी। देखिए, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, अब इनके बारे में बात करते हैं। ये क्या चीज होती है? पीपीएम, पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट का मतलब जानते हैं ना, हिस्सा, रेशो। तो जब भी रेशो की बात आती है तो अपन खुद की अपॉन सबकी लिखते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, कोई जरूरी नहीं है आपको मास दे, आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हो, ठीक है, अपॉन सबकी मास ऑफ सॉल्यूशन। कोई जरूरी नहीं है आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। अरे यस और नो, ये तो हो गया पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। लेकिन अगर मान लेते हैं मेरे से किसी ने कहीं नाम उन्ना मन पीपीपी निकाल के बताओ, यानी कि पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये भी ऐसा कैसा ही होता है। 10 की पावर 6 की बजाय 10 की पावर 9 आ जाएगा, यानी कि तब आप फॉर्मूला क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 9। देखिए, पार्ट पर मिलियन मतलब 1 मिलियन में कितना हिस्सा है। 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6, 1 बिलियन मतलब 10 की पावर 9। तो मतलब बहुत छोटा सा, भाई बहुत बड़े नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आंसर छोटा सा आएगा। तो ये कंसेंट्रेशन के टर्म कब काम में लिए जाते हैं? जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट या पतला होता है। जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मतलब इतना तगड़ा एयर पॉल्यूशन हो जाता है कि साहब मुझे तो यूं फाड़ फाड़ के देखना पड़ रहा है, इतनी गाड़ी एयर हो गई। चाहे कितना ही तगड़ा एयर, जैसे दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बहुत तगड़ा है, तो क्या ऐसा हो जाता है क्या कि कुछ दिख ही नहीं रहा, यूं बादल से आ गए, उनको बादलों को हटा के देखना पड़ रहा है, जबकि कितना भयंकर वहां एयर पॉल्यूशन है, उसका AIQ देखो कितना खतरनाक है वहां का। लेकिन फिर भी वहां पर जो पॉल्यूटेंट होता है उसका अमाउंट बहुत कम होता है, सॉल्यूशन बहुत पतला होता है। या हार्डनेस ऑफ वाटर, आप देखो किसी रॉकी एरिया में चले जाओ, पानी बहुत हार्ड होता है। आप पहाड़ों पर जाते हो, हिल स्टेशन पे जाते हो, बहुत हार्ड वाटर होता है, परंतु पीने में अपन को बड़ा अजीब सा लगता है, अपन तो मिनरल वाटर की बोतल लेके काम चलाते हैं। लेकिन वो पानी का इतना गाढ़ा हो जाता है उधर मेरे गिलास में से नहीं निकल रहा, देखो चिपक गया। When solution is very dilute, then we use concentration term PP and PPB like hardness of water। हार्डनेस जान जाते हो? हार्डनेस का मतलब पानी के अंदर इंप्योरिटी मिली होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, सल्फेट की, बाइकार्बोनेट की, क्लोराइड की इंप्योरिटी, उसे हार्डनेस बोलते हैं। एयर पोल्यूशन तो जानती हो। लिखिए, पहले हेडिंग डालो पीपीएम और पीपीबी, पीपीएम और पीपीबी लिखिए। When solution is very dilute, when solution is very dilute, then concentration term is given, then concentration term is given in the form of ppm or ppb, then concentration term is given in the form of ppm or ppb। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं।
हो गया मेरे बच्चों? चलो, आपके पास कंसंट्रेशन के सारे टर्म हो गए। मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, नॉर्मलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, फॉर्मेलिटी हो गया, परसेंटेज हो गया, पीपीएम पीपीबी हो गया, सब कुछ तो हो गया। अरे यस सर, नो सर। अब आता है अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एमटीआर, एमटीआर। देखो आपको सवाल में इस तरीके से मिलेगा, 2 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, 2 मोलर सॉल्यूशन। अब इनका मतलब क्या है, इनका मीनिंग क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर यूं मिले 1 मोलर सॉल्यूशन या 1 मोलल सॉल्यूशन या 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो जरूरी नहीं 0.2 0.3 कुछ भी दे सकता है। अब इनका मतलब क्या है, वो क्या कहने की हमसे कोशिश कर रहा है। देखो, मोलरिटी का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, मोलरिटी को आप N/V लिखते हो, ठीक है। अगर मैं मोलैलिटी की बात करूं, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी को आप N/W kg लिखते हो, यहां V लीटर में लिखते हो। अरे यस सर, नो सर। अब बताओ, मोलरिटी 1 है तो मेरा आंसर 1 कब आएगा? ये दोनों एक एक हो। क्यों साहब एक एक क्यों हो? दो दो ले लो ना, दो दो। अरे दो दो लोगे तो भाई, मैं कह रहा हूं 2 रुपए के 2 केले आते हैं, 2 रुपए के 2 केले आते हैं, तो इसको हिंदी में 1 रुपए का 1 केला नहीं बोल सकता? अरे कटेगा तो एक एक ही तो आएगा। तो 1 मोलर का मतलब क्या होता है? ऊपर भी एक और नीचे भी एक, यानी कि सॉल्यूट का 1 मोल और 1 लीटर आ रहा है। तो 1 मोलर का मतलब क्या होता है बताओ? 1 मोल सॉल्यूट और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। मतलब उसने मुझे 2 चीज दे दी, सॉल्यूट दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया। 1 मोलल का मतलब क्या होता है? मेरा मोलरिटी 1 कब आएगी? जब दोनों एक एक हो, कट कर एक आ जाए, यानी कि 1 मोल तो आपका सॉल्यूट हो गया और 1 केजी आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं कहा जाए तो पानी मानते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बेस्ट सॉल्वेंट पानी है। ध्यान रखना, अगर सॉल्वेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाए तो पानी को सॉल्वेंट मानकर ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम जानते हो ना, 1000 ग्राम। अरे सोर्नो, 0.2 मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। बताओ, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? खुद के मोल अपॉन सबके मोल, यानी कि 0.2 मोल सॉल्यूट के हो गए, 0.2 मोल हो गए आपके पास सॉल्यूट के। तो बताओ, सॉल्वेंट के कितने हो गए? 0.8 मोल आपके पास सॉल्वेंट के हो गए। तभी तो आपके पास टोटल कितना आएगा? 1। आप चाहो तो उल्टा करके देख लो, बताओ इससे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल के बताओ। सॉल्यूट का तो साहब मोल फ्रैक्शन खुद के मोल अपॉन सबके मोल। खुद के कितने हैं? 0.2। सबके कितने हो गए? दोनों को जोड़ो 1, 0.2 अपॉन 1 आ तो गया 0.2। अरे ऐसा और दो, ये टर्म आपको याद होने चाहिए। 1 मोलर, अगर मान लेते हैं ये 2 मोलर होता साहब 2, तो बताओ 2 कैसे आता? ऊपर 2 नीचे 1 होता, या ऊपर 4 नीचे 2 होता है। जब भी काट के तो 2, 4 और नीचे 2 तो कट कर 2/1 ही तो आएगा। तो यानी कि 2 अपॉन 1 यानी 2 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन। या यहां 2 आता तो 2 मोल सॉल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। अरे यस सर, नो सर, कोई दिक्कत है? पहले इसको कॉपी करो। चलो एक चीज और बता देता हूं, एक साथ कॉपी कर लेना। अगर मान लेते हैं डेंसिटी, एक क्वेश्चन दे देता हूं, चलो। फाइंड रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी व्हेन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1। वो कह रहा है मोलरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों में से कौन छोटा बड़ा होगा यदि सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 है। तो ये चीज मैं बचपन से पढ़ाता आ रहा हूं ना बच्चों। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम,
यानी कि सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। वो कह रहा है ये 1 है, सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 है, तो बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। अब मोलरिटी और मोललिटी में रिलेशन निकालना है, तो पहले बताओ मोलरिटी का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो, N अपॉन वी। वी किसका है मेरे बच्चों, यहां सॉल्यूशन का। तो बताओ मैं क्या यहां सॉल्यूशन के मास की जगह है, वो सॉरी सॉल्यूशन के वॉल्यूम की जगह सॉल्यूशन का मास लिख सकता हूं क्या, यानी कि हम मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर है। अरे यस सर, नो सर। अब ऐसे ही मैं बगल में आपका लिख देता हूं मोलरिटी के बजाय मोललिटी। मोललिटी, मोललिटी में आप क्या लिखते हो, N अपॉन W किलोग्राम में। ये किसका लेते हो आप, सॉल्वेंट का। किसका लेते हो, सॉल्वेंट का। अब देखो उधर, यहां पर सॉल्यूशन का मास आ रहा है, तो सॉल्यूशन में क्या क्या आता है आपका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आता है। इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, और इसके अंदर केवल सॉल्वेंट है, तो ये ज्यादा है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मोर है। और जब मोर से डिवाइड करोगे, बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे, तो आंसर क्या आएगा, छोटा, यानी कि मोलरिटी आपकी छोटी है और मोललिटी आपकी बड़ी है। कब, जब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, 1 होता है। अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी एक है, सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो गया। तो मैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मास ऑफ सॉल्यूशन कह सकता हूं। यहां पर तो सॉल्वेंट ही आता है मोललिटी में, यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। मतलब यहां तो जैसे एक ही आदमी है, यहां 2 आदमी है, आदमी ज्यादा है, तो डिवाइड ज्यादा से हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, छोटा। तो मतलब मोलरिटी छोटी हो गई और मोललिटी बड़ी हो गई। ठीक है, कॉपी करो इसको। हो गया बच्चों। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन। चलो क्वेश्चन लिखिए अब एक। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन, फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि 1 मोलल का मतलब क्या होता है। 1 मोलल का मतलब होता है 1 मोल तो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट आएगा WkG। कितना है, 1 किलोग्राम आपका सॉल्वेंट है। अरे ऐसा और नो, मतलब आपको यहां सॉल्यूट के मोल का तो पता लग गया, लेकिन सॉल्वेंट का मोल कैसे निकालना है। तो अगर आपको सॉल्वेंट का मोल निकालना है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो बताओ मास अपॉन मोलर मास से निकालते हो। गिवन मास कितना है आपके पास, 1000। मोलर मास सॉल्वेंट, और सर सॉल्वेंट के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। अगर सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं बोला जाता तो H2O पानी मानते, H2O 16 2 18, 18 से डिवाइड कर दो आप इसको, तो 18 से डिवाइड करोगे तो 55.55 के आसपास ये मोल आ जाएगा। मेरे से पूछ रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो कैसे निकालते हो, किसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, सॉल्यूट का, तो जिसका पूछा खुद का अपॉन सबका, यानी कि खुद के मोल अपॉन सबके मोल, एन टोटल या एन सॉल्यूशन जो भी लिखो। तो बताओ खुद के सॉल्यूट के खुद के मोल कितने हैं, साहब 1 है। टोटल कितने हैं, टोटल जोड़ दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, 1 और 55.55, 1 प्लस 55.55, यानी कि 1 अपॉन 56.55।
अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो क्या आ गया आपका 0.017 आपका मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है कि साहब क्यों यूनिट क्यों नहीं, नंबर की कोई यूनिट देखे तुम्हारे 10 में से 7 नंबर आए, मैम लिखती है क्या 7/10 किलोमीटर प्रति घंटा। मोल फ्रैक्शन एक नंबर है और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। इज दैट क्लियर? आगे यूं शायद मेरी बात समझ में। कॉपी कीजिए, बहुत जल्दी ठंडा कर देता है ये। कॉपी करो, एक और सवाल करना है बस अपन को। हो गया मेरे बच्चों? चलो, एक लास्ट क्वेश्चन। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल ये होता है आपका C2H6O2, और इसका मोलर मास आपको पेपर वाला देता है, ठीक है ना। नहीं दे तो आप निकाल लेना अपने हिसाब से जोड़ जाड़ी करके ना। फॉर 20% बाय वेट सॉल्यूशन। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो ये होता है CH2OH CH2OH। दिख रहा होगा C2H6O2, C2H6O2, इन सब का मास निकालोगे तो 62 आएगा, ठीक है। मेरे से कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन बताना है इथाइलिन ग्लाइकॉल का। 20% बाय वेट है, तो 20% बाय वेट को डब्लू लिख सकता हूं ना। 20% बाय वेट इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। तो बताओ 20 ग्राम C2H6O2 हो गया, C2H6O2 ये कितना ग्राम हो गया आपका 20 ग्राम। सॉल्यूट है ना ये, ठीक है। और नीचे क्या आता है बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। भाई मैंने तो बताया था, तुम्हारा पता नहीं। तो बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया आपके पास, या वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया बताओ, नीचे 100 ग्राम। तो बताओ सॉल्वेंट कितना हो गया फिर आपके पास, सॉल्वेंट, सॉल्यूट 20 है, सॉल्यूशन 100 है, तो सॉल्वेंट कितना हो गया आपके पास 80 ग्राम। तो सॉल्यूट का पता लग गया, सॉल्यूशन का पता लग गया, सॉल्वेंट का पता लग गया, मोल पूछ रहा है मेरे से, मोल का फ्रैक्शन। तो पहले सबका मोल बना लो। तो बताओ इसका मोल कैसे बनाओगे, गिवन मास कितना है 20, मोल ना आता ना, मास अपॉन मोलर मास, पूरे का मोलर मास अपन जानते ही 62 दे रखा है, उसने निकाल देना ये रहा। ऐसे ही बताओ मुझे यहाँ मोल सॉल्वेंट का निकालना है, तो बताओ गिवन मास कितना है 80। सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा, पानी मानते तो कितने डिवाइड करेंगे अपन, 18 से डिवाइड करेंगे। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो बताओ मेरे से मोल फ्रैक्शन जो पूछा है वो किसका पूछा है, मोल फ्रैक्शन उसने पूछा है इथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो कैसे निकालेंगे अपन, खुद के मोल अपॉन टोटल मोल। तो बताओ इथाइलिन ग्लाइकोल के खुद के मोल है क्या, क्वेश्चन में है ना साहब, ये 20/62 है। सबके मोल है क्या, सबके मोल को जोड़ दो, 20/62 प्लस 80/18। मेरी बात समझ में आ रही है कि जब भी आपसे मोल फ्रैक्शन के बारे में पूछा जाए तो खुद के मोल अपॉन टोटल मोल कर दो। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर मान लेते हैं आपसे मास का फ्रैक्शन के बारे में पूछा है, खुद का मास अपॉन सबका मास कर दो। अगर आपसे वॉल्यूम के फ्रैक्शन के बारे में पूछा जाए, खुद का वॉल्यूम अपन जो भी पूछे, तो पहला काम उसने मोल का फ्रैक्शन पूछा है तो मैंने सबके मोल निकाल लिए, सॉल्यूट का मोल निकाल लिया, सॉल्वेंट का मोल निकाल लिया, रेशियो कर ले, जोड़ बाकी करना आता है, ठीक है। इसका काटा पीटी मचाओगे तो आपका लगभग आंसर आएगा 0.067। यूनिट लिखो, किलोग्राम प्रति घंटा लिखो। मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। कॉपी कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका।
देखिए, आपके कंसंट्रेशन टर्म सारे करा दिए मैंने। अगली क्लास में फिर कह रहा हूं, जब भी आओगे इनको पढ़ के आना। बिना इन्हें पढ़े आप आगे फिर आपको वही दिक्कत आएगी, क्योंकि समझा हुआ तो याद रहता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब तक आप उसे मेमोराइज नहीं करोगे वो चीज याद नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर? ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लास। कॉपी कर लो।